नमस्कार। देश की बात में पहले बात उन नागरिकों की जो अफगानिस्तान के बिगड़े हालात के बीच फंस गए। इनमें से कई सुरक्षित वापस स्वदेश लौट आए हैं, लेकिन कुछ अभी भी वहां मौजूद हैं और वापस आना चाहते हैं। आपने सुना उत्तर प्रदेश के चंदौली के सूरज के पिता को, और सूरज ने उन्हें वीडियो भेजकर बताया कि उसके साथ 17 और भी अन्य लोग हैं जो फंसे हुए हैं और वापस आना चाहते हैं। बहरहाल, अब से कुछ देर पहले C-17 विमान में सवार करीब 140 नागरिक हिंडन एयरबेस में सकुशल पहुंच गए हैं। इससे पहले सुबह ये विमान जामनगर में उतरा था। ईंधन भराने के लिए यहां पर ये विमान 4.5 घंटे रुका था। ये तस्वीरें आप सीधे हिंडन से देख रहे हैं, जहां कुछ ही देर पहले यहाँ पे विमान पहुंचा है। तो अफगानिस्तान के लिए भारत के राजदूत रुद्रेंद्र टंडन ने कहा है कि भारतीयों को वापस लाया जा रहा है। जो वहाँ हैं वो रजिस्ट्रेशन नहीं करा रहे हैं। हमने सलाह दी है कि ये ज़रूरी है, भारतीय दूतावास में रजिस्ट्रेशन कराएं, इससे वापस लाने में आसानी होगी। तो अफगानिस्तान से आ रहे लोगों के लिए ई-इमरजेंसी एक्स मिसलेनियस वीज़ा का फास्ट ट्रैक इंतज़ाम किया गया है। अफगानिस्तान में भारतीयों की सूचना के लिए एक फ़ोन नंबर भी जारी किया गया है। ये नंबर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, 9717785379। और मदद के लिए आप ईमेल भी कर सकते हैं meahelpdeskindia@gmail.com। तो फिक्र इस बात की भी जताई जा रही है कि इस मुश्किल घड़ी में ई वीज़ा भरने के लिए वहां मौजूद भारतीयों के पास इस समय क्या सहूलियत है। उम्मीद है कि इस समस्या का हल भी निकलेगा। दूसरे नागरिकों की सुरक्षा के साथ अफगानिस्तान के हालात पर भारत की लगातार नजर बनी रहेगी, क्योंकि भारत के लिए सामरिक दृष्टि से अफगानिस्तान महत्वपूर्ण है और उसे मजबूत देखना चाहता है। भारत ने यहाँ करीब 22,500 करोड़ की परियोजनाएं बनवाई हैं। भारत के निवेश या आर्थिक मदद वाले 400 से अधिक प्रोजेक्ट्स हैं यहाँ पे। इनमें सलमा डैम, संसद, देलाराम दुरांत हाईवे और सतोर महल प्रमुख हैं। तो तालिबान की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि सभी के लिए आम माफी का ऐलान किया जा रहा है, इसलिए आपको पूरे आत्मविश्वास के साथ अपनी रोजमर्रा की जिंदगी शुरू करनी चाहिए। लेकिन तालिबान के हाथों गोलियों का शिकार हो चुकी मलाला यूसुफजई ने बहुत चिंता जताई है। मलाला ने एक ट्वीट भी किया है। उन्होंने नॉर्वे की प्रधानमंत्री का शुक्रिया अदा किया है और कहा है कि वो अफगानिस्तान में महिलाओं के संपर्क में हैं। और उन्होंने मलाला ने अपील की है कि संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद में एक रेजोल्यूशन पास करा के वहां की महिलाओं, बच्चियों और अल्पसंख्यकों को उनकी जो सुरक्षा है उसे सुनिश्चित करें। तो आज देश की बात में हम यही समझना चाह रहे हैं कि क्या तालिबान पर विश्वास किया जा सकता है, कैसे जो हमारे भारतीय और फंसे हैं, जो आना चाहते हैं, उनको वापस लाया जाए, और भारत अपने हितों की सुरक्षा अफगानिस्तान में कैसे कर सकता है। हमारे साथ खास मेहमान हैं, आपको बता दें, राजीव डोगरा, पूर्व महावाणिज्य दूत कराची पाकिस्तान, साथ ही वायलेस हसन अववाद हैं, पश्चिमी एशिया मामलों के जानकार हमारे साथ हैं। मेरी सहयोगी नीता शर्मा भी जुड़ेंगी। लेकिन डोगरा सर, सबसे पहले आपसे जो तस्वीरें हम सबने देखी कि जिस तरह से 140 भारतीय वापस आ गए हैं, राहत की हम सबने सांस ली है, लेकिन क्या ये बहुत चुनौतीपूर्ण रहा? क्या बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा होगा? किस तरह की परिस्थितियां आप आंक रहे इस समय होंगी वहां पर? देखिए, ऐसे हालात में कुछ ना कुछ परेशानियां तो होती हैं। जैसे सुनने में ये आ रहा था कि पहली कोशिश में जब वो एयरपोर्ट जाना चाहते थे तो तालिबान के जो गार्ड्स थे, शायद उनको कम्युनिकेशन पूरी नहीं मिली थी, तो दोबारा वापस एम्बेसी जाना पड़ा। कुछ देर के बाद जब सारी क्लियरेंसेस हो गई तब वो एयरपोर्ट जा पहुंचे। तो पर इसमें कोई वो खास हमको परेशानी की बात होनी नहीं चाहिए। ठीक है, शारीरिक परेशानी जरूर हुई, पर ये कोई भारत के अगेंस्ट एक्शन नहीं था। ये नई सरकार आ रही है, नए तरीके से आ रही है, और कुछ अलग तरीके की सरकार है, तो ऐसे इंसिडेंट्स तो होते रहेंगे। पर जो बड़ा सवाल ये है कि अब आगे क्या होगा, और क्या ये तालिबान जो हैं अपने पुराने 1996 से लेकर 2001 तक जो रुख अपनाए थे वैसे अपनाते रहेंगे, और उस दौरान में जो इन्होंने कंधार हाईजैकिंग ढोंग रचा था, किडनैपिंग का, और एयरक्राफ्ट्स को हमारे ले गए थे हाईजैक करके, क्या ऐसी चीजें दोबारा दोहराई जाएंगी?
क्या कश्मीर के ऊपर खतरा मंडराएगा, या पंजाब में कुछ आतंकवाद ज्यादा होगा? सो ऐसी चीजें कि कितनी संभावना है, ये हमें ज्यादा सोचना होगा। बिल्कुल और डॉक्टर साहब, एक तालिबान संक्षेप में जो मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, जो हमारे भारतीय वहां पे बसे अभी हैं और जो वापस आना चाह रहे हैं, उनको लाना एक बहुत बड़ी चुनौती होगा, क्योंकि ई वीज़ा की सरकार फैसिलिटी दे रही है, लेकिन उसमें इंटरनेट अफगानिस्तान में चल रहा है, ये बहुत अच्छी बात है, राहत की बात है। लेकिन क्या उनके लिए, आप वहाँ पाकिस्तान के कराची के हालात आप जानते हैं, समझते हैं, तो किस तरह से वहाँ पे जो हमारे भारतीय फंसे हुए हैं एक्सेस कर सकते हैं ई वीज़ा को, अगर उनको एप्लीकेशन देनी है? क्या कहेंगे आप? देखिए, भारतीयों को वीजा की तो कोई जरूरत नहीं है। ये तो ऐसे अफगानी हैं जो भारत आना चाहते हैं किसी वजह से, चाहे चाहे उनकी सहानुभूति भारत के साथ हो या रिश्तेदार भारत के साथ हो, उनके लिए ई वीजा फैसिलिटी। जो भारतीय वहां फंसे हुए हैं उनको एयरपोर्ट आना, वो कैसे मुमकिन होगा? क्या उसमें कोई परेशानी होगी? ये हमको सोचना होगा। कुछ भारतीयों को वाकई जो काबुल से बाहर है, काबुल पहुंचने में और फिर काबुल से एयरपोर्ट पहुंचने में परेशानी जरूर होगी, पर उसमें अभी कुछ दिन तो हैं। जब तक अमेरिकन फोर्सेस के अंडर एयरपोर्ट है, तब तक हालात इतने खराब नहीं है या हालात इतने नाजुक नहीं है। जो तालिबान के अंडर जब एयरपोर्ट पूरा कंट्रोल में आ जाएगा, तब क्या स्थिति होगी ये कहना मुश्किल है। पर बिल्कुल बिल्कुल टाइम आप स्लॉट जी जो है वो कम है। बिल्कुल। बेलावत जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि इस समय आप किस तरह से अफगानिस्तान के हालात देख रहे हैं, क्योंकि आज तालिबान का एक स्टेटमेंट आता है कि वो एक एमनेस्टी, सबको माफ़ी जारी करता है और कह रहा है लोगों से कि आप अपने काम पर वापस लौटें। जो महिलाओं के खिलाफ उनको बताया जाता है, तो वो महिलाओं को टीवी में एंकर के तौर पर दिखा रहे हैं कि वो कर सकती हैं, हालांकि उनके तालिबान भी एंकर कर रहे हैं। ये जो संदेश दिए जा रहे हैं, ये कितने ठोस हैं, क्या मायने इनके? बल्कि एक माइंडसेट है, ये तो कॉस्मेटिक वो करना चाहिए, कॉस्मेटिक चेंजिंग। मतलब ये तो बिल्कुल जैसे उन्होंने शुरू किया था 1995 या 96, जब तक उन्होंने कब्जा किया अफगानिस्तान के ऊपर, वो सारी दुनिया मालूम हो गया कितना एट्रोसिटी किया था, कितना ह्यूमन राइट वायोलेशन करा दिया था, कितना वो तो औरत के लिए वो तो शिकायत बहुत हो गया था, दुनिया में मालूम हो गया। लेकिन जब तक वो तो अमेरिकन इन्वेजन की बात है, उन्होंने सारी दुनिया लोग कह रहे, तो अब भी अफगानिस्तान के और तालिबान वाले लोग के जो पहले वाला लगा नहीं है, आज का नया वाली तालिबान है। लेकिन मेरा ख्याल से नागी तो उसके लिए वो बदला नहीं हो सकता, नागी वही नागी रहेगा, कैन नॉट चेंज इट्स स्किन ओनली, बट नागी रहेगा दैट विल स्टे एज अ स्नेक। तो उसकी डॉक्ट्रिन की वहाबिज्म है, जैसे वहाबी मूवमेंट थे उन्होंने शुरू किया था वहां पर। ये पाकिस्तान के अंदर बलूचिस्तान की प्रोविंस है, जब तक उनकी केव में डाल दिया था तालिबान में, वहां पर बनाया था। और अमेरिकन और CIA और सऊदी वाले को उनकी मतलब बंदूक दे दिया था और पैसा भी दिया था, और तालिबान बन गया, आ गया। आप कैसे बदला हो गया, मेरे ख्याल से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक चीज मालूम होना सॉरी, जैसे अमेरिकन 2013 में उन्होंने खुद इंट्रोड्यूस किया था, दोहा के अंदर ऑफिस खोल दिया था, इसके बाद ये शुरू हो गया था तालिबान रिकॉग्निशन, इंटरनेशनल रिकॉग्नाइजिंग नया तालिबान। आवाज़। लेकिन जो ये आपने भी शब्द का इस्तेमाल किया, नया तालिबान, ये नया तालिबान क्या है? क्यों हम इसे नया तालिबान कह रहे हैं? क्योंकि क्या हम किसी की माइंडसेट बदल सकते हैं, या अब ये मजबूरी है कि हमें इसे नया तालिबान कहकर इसके साथ रिश्ते कायम करने होंगे? देख लो, अमेरिकन के लिए अफगानिस्तान के अंदर गया था, उसका मकसद एक ही है, उनके लिए सिर्फ तालिबान हटाने के लिए गया था। और अलकायदा कह रहे हम लोग को उसकी बाद युद्ध करना चाहिए, लेकिन तालिबान वापस आ गया था अफगानिस्तान, पाकिस्तान के अंदर आ गया था अफगानिस्तान के लिए। तो उसके लिए मतलब ये सिर्फ ये कहना चाहते, सिर्फ तालिबान में कोई और फैक्शन नहीं है, सिर्फ तालिबान एक होमोजीनियस ग्रुप बनना चाहते, पश्तून वाले, उनकी मतलब ये कंट्रोल करना चाहिए। इसलिए रिकॉग्निशन आप रूसी रिकॉग्नाइज कर सकते हो, चीनी भी रिकॉग्नाइज कर सकते, पाकिस्तान भी कर सकते, ईरान डर लगता है अभी तक, इंडिया भी नहीं हो सकता, अमेरिकन भी खुद कह रहे हम लोग करना चाहिए। लेकिन कलेक्टिव में जब तक UN सिक्योरिटी काउंसिल में अगर ये मतलब इंटरनेशनल कम्युनिटी वो कह रहे अगर कमिटमेंट टू ह्यूमन राइट, अधेरेंस टू ह्यूमन राइट कुछ नहीं कर सकते अफगानिस्तान, वो सबको रिकॉग्नाइज करना चाहिए।
ये सबसे बड़ा मामला है। ये तो बिल्कुल, ये तो अमेरिकन खुद ले गया था, अमेरिकन और नाटो में खुद ये बनाया था, खुद तालिबान बनाया था और खुद रिकॉग्नाइज करना चाहिए। इट इज डिपेंडिंग ऑन ईच कंट्री, लेकिन अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी इट इज स्टिल डिक्टेटिंग इंटरनेशनल ओपिनियन। बिल्कुल। ये है कि जो अमेरिका कहेगा वो इंटरनेशनल ओपिनियन को डिक्टेट करेगा। मुझे बताया जा रहा है मेरी सहयोगी नीता शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। नीता, आप सुबह से हमें ई वीज़ा के बारे में जानकारी दे रही हैं कि एक फैसिलिटी है, लेकिन जो हालात में हमारे भारतीय अभी भी फंसे हुए हैं और जो वापस आना चाहते हैं, क्या ये आसान है? और वहाँ से आपको काबुल से, अफगानिस्तान से क्या डिटेल्स मिल रही हैं? बहुत मुश्किल होने वाला है निधि, क्योंकि भारत ने अपना जो मिशन है वहां पर वो बंद कर दिया है। वहां पे जो हमारे खुद के जो एम्बेसडर थे, अब ये बात निकलकर सामने आ रही है। कल जब ये लोग लाने वाले थे इंडिया में, तब एक जो जत्था है, एक कॉन्वॉय है 45 पीपल का, उसे तो आने दिया गया, लेकिन जो दूसरा कॉन्वॉय था जिसमें 80 पीपल थे, 80 लोग थे, जिनमें एम्बेसडर साहब भी थे, उन्हें वापस भेज दिया गया था 2 दिन पहले। लगभग 36 घंटे के आसपास जो हैं ये लोग अपने मिशन कंपाउंड में हॉस्टेज बना के रखे गए थे। तालिबान ने कर्फ्यू डिक्लेयर कर दिया था इनके लिए कि कोई भी इंडियन की मूवमेंट जो है वो अलाउड नहीं होगी। ये जो कर्फ्यू था ये सिर्फ इंडियंस के लिए था, क्योंकि बाकी के जो नेशनल थे, चाहे वो जर्मन्स थे, चाहे वो फ्रेंच थे, उन लोगों की मूवमेंट जो थी वो अलाउ की जा रही थी, फैसिलिटेट की जा रही थी। लेकिन भारत के जो कॉन्वॉयज थे उन्हें मूवमेंट को अलाउ नहीं किया जा रहा था। भारतीय सरकार जो है वो डिफरेंट एजेंसीज के साथ संपर्क में थी। एक विदेशी एजेंसी से संपर्क में आने के बाद उन्होंने तालिबान को पर्सुएट किया कि इंडिया के मिशन स्टाफ को जो है वो एक्सेस दिया जाए। आज सुबह जो एक्सेस है मिला, जिसके चलते ये 130-140 लोग जो हैं वो एयरपोर्ट तक पहुंचे और फिर वो जो हैं भारत आ गए। ऐसे स्थिति में जो भारत के एम्बेसडर हैं वो वहां से निकलकर यहाँ पर आए हैं। अब जो बाकी के इंडियंस बच गए हैं उनके लिए थोड़ी मुश्किल होने वाली है। सिविलियंस जो हैं वो बच गए हैं। लोग अलग अलग जगह से गुहार लगा रहे हैं कि हमारे लोगों को वापस कैसे लाया जाएगा। हालांकि भारत सरकार के द्वारा कहा जा रहा है कि वो चार्टर फ्लाइट्स करेगी। इंडियन एयरलाइंस के जो प्लेन्स हैं वो स्टैंड बाय पे हैं, वो नेगोशिएशंस कर रहे हैं वहां काबुल के में, ताकि जो एक एयर स्पेस है खोली जा सके, जो लोग फंसे हुए हैं वो वापस आ सकें। जो अफगान नेशनल्स हैं वो भी वापस आना चाहते हैं, वो भारत आना चाहते हैं। जो आज ई वीजा की बात हो रही है, ई वीजा इलेक्ट्रॉनिक इमरजेंसी वीजा जो अफगान नेशनल्स को दिया जाएगा ये 6 महीने तक दिया जाएगा, लेकिन इन लोगों को रखा कहाँ जाएगा? तो ऐसे कई सवाल हैं जिनको स्ट्रीमलाइन करने की जरूरत है। क्या वीजा ऑन अराइवल दिया जाना चाहिए? तो ये स्ट्रीमलाइन करने की जरूरत है। जो लोग जो है वो गुहार लगा रहे हैं। बिल्कुल नीता, ये बहुत अहम आपने पहलुओं पर जानकारी दी है कि किस तरह से जो भारतीय जब कल हमारे आए हैं आज सुबह, काफी चुनौतीपूर्ण रहा होगा। डोगरा जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि भारत के लिए अफगानिस्तान सामरिक तौर पर बहुत अहम है। 22,500 करोड़ की भारत ने वहां पे इन्वेस्टमेंट की है। भारत चाहता है अफगानिस्तान एक मजबूत देश रहे। अब जो वहां पे परिस्थिति है, क्या आंकलन है आपका? वहां पर भारत अब कैसे अपनी पकड़ या नजर बनाए रख सकता है? देखिए, जैसे मैंने पहला भी कहा था और आपके संवाददाता ने उसको ज्यादा डिटेल्स से बताया है, मैं वो नाजुक स्थिति बताना नहीं चाहता था। तो भारत जो है वो मोस्ट फेवर्ड नेशन तो नहीं होगा तालिबान के अंडर। सो भारत ने जो काम किया है, पहले काम किया है, वो एक डेमोक्रेटिक रेजिम के अंडर किया था। तो हमको बार बार वो दोहराना कि हमने $3 बिलियन वो लगाए थे, हमने डैम बनाया था, हमने रोड बनाई थी, वो तालिबान कहेगा ठीक है आपने बना दी, हम यूज करेंगे, पर हम क्यों, हमारे ऊपर कोई एहसान नहीं किया। सो पहले तो हमको ये भूल नहीं करनी चाहिए कि शायद उसके कारण वो हमको कुछ ज्यादा फैसिलिटेट कर दे। सेकंड, जो आपने एक सवाल पहले पूछा था जो दूसरे पैनलिस्ट हैं कि नया तालिबान क्या मतलब है, तो वो काफी अहम सवाल था। नया तालिबान जरूर आ गया है और यह नया तालिबान सोफिस्टिकेटेड तालिबान है अपने मैसेजिंग के लिए, मतलब अपने कम्युनिकेशन के लिए, और ये दुनिया को ये दिखाना चाहता है कि पहले की तरह वो जो रिजिड तालिबान था या फंडामेंटलिस्ट तालिबान था, जो औरतों के अगेंस्ट था, जो हाथ काट देता था, वो नहीं है। पर वास्तविकता में ये कोई नया तालिबान पिछले तालिबान से बदला नहीं है, सिर्फ इसने अपना एक मास्क जो मुखौटा है वो बदल दिया टेम्परेरीली, ताकि लोग ये समझें कि ये बहुत
माइल्ड वर्जन है तालिबान की जो आई हुई है, तो ये टेम्पररी है, कुछ दिनों के लिए है। एक बार इन्होंने पकड़ अपनी जमा ली और उसके लिए इन्होंने पूरा इंतजाम किया है, A to Z इन्होंने पूरी लिस्ट बनाई है और वो सारी ISI सुपरवाइज लिस्ट है। तो हमको हर कदम फूक फूक के पकड़ना होगा। और थोड़ी हमारी भी गलती रही है कि इतने दिन थे, इंडियन गवर्नमेंट भी कह रही थी भाई जो नागरिक है वापस आ जाए, हालत नाजुक होने वाली है, तो क्यों बैठे रहे तब तक? लास्ट मिनट तक इंडियन नेशनल्स जो हैं वो अब एयरपोर्ट क्यों नहीं पहुंचे? पिछले पूरे हफ्ते से भारत सरकार कह रही थी कि भाई वापस चले जाओ, वापस चले जाओ। तो अगर घरों में बैठे रहे या जहां भी थे बैठे रहे तो थोड़ा उनका भी दोष है ना इसमें। वाकई में, लेकिन अब स्थिति ये है कि किस तरह से हम अपने लोगों को ला सकते हैं। आप जुड़े, वेलबाद आप जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। लेकिन वाकई में अफगानिस्तान पे नज़र बनी रहेगी और जितने भी भारतीय वहाँ पर तमाम मौजूद हैं सकुशल वापस आ जाए। वहाँ की जो जनता है उसके लिए भी बहुत दुख होता है जिस तरह की परिस्थितियाँ वहाँ पर बनी हुई हैं। बहरहाल आपको बता दें, देश की बात में आगे, अफगानिस्तान में उत्तर प्रदेश से कई कामगार फंसे हुए हैं, उनके परिवार चिंतित हैं और सरकार से कर रहे हैं वापस आने की अपील। अफगानिस्तान में फंसे उत्तर प्रदेश के लोग सुरक्षित वापस आने को लेकर परेशान हैं। चंदौली के सूरज ने वहां अपना और अपने 16 साथियों की तरफ से वीडियो संदेश भेजकर भारत वापसी में मदद करने की अपील की है। ये सभी यूपी से हैं जो एक कारखाने में काम करते थे जिसका मालिक तालिबान के डर से भाग निकला। गाजीपुर के कन्हैया तो पिछले महीने ही वहां गए थे, अब उनका परिवार भी परेशान है। सभी लोग इसमें बैठे हुए हैं, सभी लोग परेशान हैं, सभी लोग परेशान हैं। काबुल में ये सूरज का कमरा है और ये सब उसके साथी हैं जो यूपी से वहां काम करने गए थे। चंदौली के अमोकपुर गांव में सूरज का परिवार उनके लिए परेशान है। उनके पिता तो ठीक से ये भी नहीं जानते कि उनका बेटा किस देश में है, बस इतना पता है कि तालिबान से डरा है। आपका बेटा कहाँ गया? बेटा मेरा विदेश में है। कहाँ विदेश में? यह खालिस्तान में कौन है देश, उसी में है जहाँ के अभी हमला हुआ है, उसी जगह है मेरा बेटा फंसा हुआ। पहले तो ठीक ठाक था, लेकिन इधर माहौल सोच पड़ता है कि बहुत परेशानी हो गया है। वह बोला था कि सरकार बदल गया है और तालिबान का सरकार हो गया और यहाँ का मुख्यमंत्री जो भाग गया एकदम। गांव में सूरज के घर पे लोगों की भीड़ है। टीवी में तालिबान के कब्जे की खबरें देखकर लोग सूरज का हाल जानने उनके घर पहुंच रहे हैं। जितने मुंह उतनी बातें। कंपनी वाला बाकी बेच के चल रहा हुआ बेचले से कहाँ हो? बेचले ना, सौंप दे लेना, हमसे ना मतलब आतंकवाद लोग के जब आगे हमला के मारे उस सौंप के भाग के मारे कलश के अपन जान बचा मतलब अपन चल गए। वो भाग गया। अब वहाँ का आदमी कब्जा कर ले कब्जा कर ले लेकिन कब्जा करने का मतलब देखा क्या करला मोदी कुछ कर सके ना। सूरज की पत्नी रेखा कहती हैं कि सूरज और उसके साथियों का पासपोर्ट उसके कारखाने के मालिक के पास है और वो तालिबान के डर से भाग गया है। आखिरी बार कब बात हुई? अभी तो सुबह भई थी। क्या बता रहे थे, कब तक वापस आ जाए, कुछ बता रहे थे? नहीं, वापस के नहीं है जो बताने के, मालिक जो भाग गया है फिर उसके बाद कहता है कि देखिए अब पासपोर्ट भी दूसर कोई कंपनी के पास है। गाजीपुर के जयरामपुर गांव में कन्हैया शर्मा के घर भी गांव वालों की भीड़ है। कन्हैया को पिछले महीने ही काबुल की एक स्टील फैक्ट्री में काम मिला था। तालिबान के आने से वो वापस आना चाहते हैं। उनका परिवार भी उनके लिए परेशान है। हमारे भाई साहब भी जितने भी लोग उनके साथ गए हैं डरे सहमे हुए हैं, कहीं हमारे ऊपर भी ये जो है गोला बारूद का प्रयोग न किया जाए, जिससे हमारी भी क्षति हो जाए और हमें परिवार से वंचित हो जाऊं। प्रशासन के लोग भी कन्हैया के घर पहुंचे हैं और उनसे वीडियो कॉल कर उनका हाल जानते हैं।
उनकी मदद करना चाहते हैं। माहौल में बता रहे थे गोलाबारी चल रही है, लेकिन जो स्टील फैक्ट्री का मालिक है वो जो वहाँ पे तालिबानी लोग हैं उनको लेके आया था। वो बता रहे थे कि वो लोग आए थे, वो कह रहे हैं कि आप लोग सुरक्षित हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग रुकना चाहे तो रुक सकते हैं, लेकिन उनकी डिमांड है कि नहीं वो लोग अपने देश वापस आएंगे। तालिबान के बैकग्राउंड को देखते हुए उनसे आम लोगों में खौफ कोई बेजा नहीं है, और जब अफ़गानिस्तान के अपने मुस्लिम नागरिक इतने बड़े पैमाने पे अफ़गानिस्तान छोड़ने को बेचैन हो रहे हों, तब हिंदुस्तानी कामगारों के ऊपर क्या गुजर सकती है ये समझा जा सकता है। चंदौली में संतोष, गाजीपुर में सुनील और लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, NDTV इंडिया। और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। देश की बात में आगे अब अफगानिस्तान से आयात होने वाला सामान हुआ है महंगा, और सबसे पहला असर जो पड़ा है वो है मेवे के बाजार पर। अफगानिस्तान में बिगड़े हालात का असर भारतीय बाजार पर दिखना शुरू हो गया है, खासकर उन सामानों को लेकर जो अफगानिस्तान से आयात होते हैं, और इसमें सबसे ज़्यादा असर भारत में ड्राई फ्रूट के बाजार पर पड़ा है। अफगानिस्तान के बॉर्डर्स बंद है, माल वहाँ से आ नहीं रहे, और उस करके यहाँ पे इंडिया में थोड़ा थोड़ा बाजार तेज़ हो गया है, मालों की शॉर्टेज हो गई है, इसलिए बाजार हर चीज़ में 5%, 4%, 10% तक तेज़ी आ चुकी है। ये अफगानिस्तानी ड्राई फ्रूट्स हैं, पर अब पहले से ही ज़्यादा महंगे। हफ्ते 10 दिनों में ही इनकी कीमतों में तेजी आ चुकी है। अफगानिस्तान से आयात फिलहाल ठप है। भारत बादाम, गिरी बादाम, किशमिश, अंजीर, मुनक्का के साथ ही मसाले, हींग, जीरा, फल, केसर, गोंद, प्याज का आयात अफगानिस्तान से करता है। अभी जो है बड़ा मार्जिनल इफेक्ट आया है 5-7% का। अगर तो ये ट्रेड चलती रही तो ये जो असर है कुछ दिनों में ख़त्म हो जाएगा, और अगर बंद रही तो कीमतें बिल्कुल बढ़ेंगी, इसमें कोई शक नहीं है। उधर फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशंस के मुताबिक भारत चीनी, सेरेल, फार्मा, अपैरल, टेक्सटाइल, मशीनरी, चायपत्ती, कॉफी आदि का निर्यात अफगानिस्तान को करता है। कुल $1.3 बिलियन के दोनों देशों के कारोबार में $825 मिलियन का निर्यात शामिल है। अब भी भारत दुबई नॉर्थ साउथ कॉरिडोर के रास्ते सामान का निर्यात कर रहा है, पर आयात पूरी तरह बंद है। हम एक्सपोर्टर्स को ये भी बोल रहे हैं कि अगर आप वहाँ पे एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो अपने आप जो है पेमेंट वो इंश्योर कीजिए, इसके लिए क्रेडिट इंश्योरेंस जरूर ले लीजिए, सो दैट अगर कभी आपका डिफ़ॉल्ट होता है और वहाँ चेंज होने पे या बैंकिंग में कोई रिस्ट्रिक्शन होने में पेमेंट नहीं होता है तो वो सेफ हो जाएंगे। और इंपोर्टर्स को क्या सलाह? इंपोर्टर्स के लिए ज़्यादा प्रॉब्लम अभी हुई है, क्योंकि जो रूट है, ट्रेड रूट है ज़्यादातर इंपोर्ट्स का, वो वाया पाकिस्तान है, और तालिबान ने वहाँ पाकिस्तान के साथ जो रूट है वो अभी बंद कर रखा है। 2-4 दिन में हमको लगता है वो रूट खोला जाएगा, तो इस समय इंपोर्टर्स ज़्यादा प्रभावित हुए हैं, बिकॉज हमारा वही रूट है, जबकि हम एक्सपोर्ट्स के लिए INSTC रूट है, दुबई के थ्रू एक्सपोर्ट करते हैं। व्यापार, कारोबार, रोजगार, सब जगह अनिश्चितता और अंदेशा है। अफगानिस्तान में बिगड़े हालात का असर भारत के बाजार पर भी है और व्यापार पर भी। नई दिल्ली से परिमल कुमार, NDTV इंडिया। और देश की बात में आगे बात करेंगे कोरोना की। डेल्टा प्लस वेरिएंट के लक्षण हैं कुछ अलग अलग। तो अफगानिस्तान के हालात पर प्रधानमंत्री निवास पर इस समय एक अहम बैठक हो रही है। इसमें NSA अजीत डोभाल भी मौजूद हैं, कई बड़े मंत्री मौजूद हैं। सीधे चलते हैं अपने सहयोगी अखिलेश शर्मा के पास और उन्हीं से ही जानकारी लेते हैं। अखिलेश, जो ये बैठक चल रही है इसमें कौन कौन मौजूद है और क्या निकल कर आ रहा है इस बैठक से? देखिए, बैठक अब से कुछ देर पहले ही शुरू हुई है निधि। इसमें प्रधानमंत्री के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, साथ ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मौजूद हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी इस बैठक में मौजूद हैं। जो हमें जानकारी मिली है उसके मुताबिक अफगानिस्तान के ताज़ा हालात पर चर्चा की जा रही है
भारत की जो पहली प्राथमिकता है वो यही है कि जितने भारतीय वहाँ पर हैं, फंसे हुए हैं, उन्हें किसी तरह से भारत वापस लाया जाए। हालांकि जो हमारा एम्बेसी का स्टाफ है वो पूरी तरह से भारत आ चुका है, सकुशल वापसी उनकी स्वदेश हो चुकी है। लेकिन अब भी ऐसे कई भारतीय हैं जो अलग अलग हिस्सों में फंसे हुए हैं। इनमें से कुछ भारतीय ऐसे भी हैं जो किसी तीसरे देश के लिए की कंपनियों में काम करते थे। तो इसीलिए जो विदेश मंत्रालय है उसने वहाँ पर एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, ये जानकारी दी है कि जो भी ऐसे भारतीय वो संपर्क करें और साथ ही वो उन्हें भारत निकालने की पूरी कोशिश करेगा। हालांकि इसमें भी अड़चन ये आ रही कि जो काबुल एयरपोर्ट है वो बंद है। आप जानती है कि विदेश मंत्री ने बात की थी अमेरिकी अधिकारियों से सुबह, जिसके बाद आज एक फ्लाइट आई है और जो अब से कुछ देर बाद जो है पहुंच रही है। तो ऐसे में यही प्राथमिकता भारत की सबसे पहली है कि जितने भारतीय हैं उन्हें निकाला जाए और बाकी बातें बाद में होंगी कि किस तरह से जो तालिबान आए हैं उनके साथ क्या रिश्ते होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, अफगानिस्तान को मान्यता देंगे नहीं देंगे। जो सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि अन्य जो लोकतांत्रिक देश हैं वो किस तरह से तालिबान के साथ डील करते हैं, वो देखने के बाद भारत भी अपनी एक प्रतिक्रिया तय करेगा कि अफगानिस्तान के जो नए तालिबान आए उनके साथ क्या रिश्ते रखने चाहिए। बिल्कुल अखिलेश, और एक और सवाल इसी से जुड़ा हुआ, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कुछ ही देर पहले ट्वीट किया। उन्होंने लिखा है कि मूवमेंट ऑफ द इंडियन एम्बेसडर एंड द एम्बेसी स्टाफ फ्रॉम काबुल टू इंडिया वाज डिफिकल्ट एंड कॉम्प्लिकेटेड एक्सरसाइज। थैंक ऑल दोज हुज कोऑपरेशन एंड फैसिलिटेशन मेड इट पॉसिबल। और अभी कुछ देर पहले नीता भी यही बता रही थी कि काफ़ी मुश्किल हुई जब हमारे राजदूत भी आ रहे थे और एक तरह से कर्फ्यू लगा दिया गया था, अन्य देशों के लोग आ सकते थे लेकिन भारत के लिए लगाया गया था। तो ऐसे में क्या इस मामले पर भी चर्चा हो रही होगी कि कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा और तब जाके सकुशल वापस लौट आए हैं हमारे लोग यहाँ पर? बिल्कुल नहीं दिया, विदेश मंत्री को बात करनी पड़ी अमेरिकी अधिकारियों के साथ और एक तरह से ये सारा खुलवाया गया और तब जो है भारत का विमान आया। इस बीच प्रधानमंत्री कार्यालय के सूत्रों की ओर से हमें ये भी जानकारी दी गई है निधि कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पूरे जो रेस्क्यू ऑपरेशन है इस पर नजर रखे हुए थे। आज भी उनकी लगातार बातचीत होती रही, कल देर रात तक भी उनकी चर्चा होती रही। उनको बार बार ब्रीफ किया जाता रहा कि क्या स्टेटस चल रहा है और पीएम ने निर्देश दिए थे कि जामनगर में जब उतारा जाए रिफ्यूलिंग के लिए प्लेन को तो वहीं पर कुछ समय रुक करके खाने पीने का इंतजाम किया जाए, उसके बाद वो प्लेन को जो है दिल्ली लाया जाए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तो प्रधानमंत्री अपने निवास पर अफगानिस्तान के हालात और भारतीय जैसे वापस आए उसका आंकलन कर रहे हैं। और अब खबर कोरोना से जुड़ी हुई देश की बात में आखिरी रिपोर्ट ये है कि आम कोविड मरीजों की तुलना में डेल्टा प्लस वेरिएंट के जो मरीज हैं उनके जो लक्षण थोड़े अलग दिख रहे हैं। पेट दर्द, बदन पर रैशेज और पैर की उंगलियों का रंग बदलना, ये वेरिएंट वैक्सीन को भी चकमा दे रहा है। देखिए रिपोर्ट। महाराष्ट्र अब तक सबसे ज्यादा 11,968 सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेज चुका है ताकि पता चल सके कि राज्य में कोविड वायरस का कौन सा वेरिएंट संक्रमण फैला रहा है। इस साल फरवरी से जुलाई तक भेजे गए इन सैंपल्स में से 85% मामले डेल्टा वेरिएंट के डिटेक्ट हुए हैं और इनके नतीजे सामने आने के बाद डेल्टा प्लस के मामले बढ़कर राज्य में 76 हो चुके हैं। इनमें से 10 लोग वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके हैं। डेल्टा प्लस से मरने वालों की संख्या राज्य में 5 है। कोविड सेवा में तैनात एक्सपर्ट्स डेल्टा प्लस के मरीजों में कोविड के आम लक्षणों से जरा कुछ हटकर लक्षण भी पा रहे हैं और फौरन ऐसे मरीजों के सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे जा रहे हैं। जो थोड़ा अलग रूप में दिखते हैं डेल्टा प्लस में जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं उसमें एक है स्टमक एक, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, दूसरा रैशेस आना बदन पे या फिर डिस्कलरेशन ऑफ टोज। ये 2 से 3 सिम्टम जो है वो थोड़े अलग से हमें दिखे हैं और यही सिम्टम्स पे हम सस्पेक्ट करते हैं कि शायद पेशेंट को डेल्टा प्लस होगा। ट्रांसमिशन एक से दूसरे तक पहुंचने की जो गति है वो डेल्टा प्लस में ज़्यादा है और एज कम्पेयर टू प्रीवियस डेल्टा एंड बीटा वर्जन इनमें पेशेंट थोड़ा ज़्यादा सीरियस रहने का चांस है। ये 2 चीज़ें हैं जो डेल्टा प्लस को बाकी बीटा और डेल्टा से डिफ्रेंशिएट करती है। अलग डेल्टा सिम्टम का पेशेंट हमें दिखाई देता है तो उनका सैंपल निकाल के NIV भेजना म्युनिसिपल कॉरपोरेशन थ्रू, वो भी हम करेंगे और उसका स्ट्रेन जब डिटेक्ट हो जाएगा तो उनको अच्छी तरह आइसोलेट करके उनका अलग से हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इधर मुंबई की आधी आबादी वाली झुग्गियों बस्तियों में अब एक भी कंटेनमेंट जोन नहीं है। मामले कम हो रहे हैं पर इलाज करवा रहे एक्टिव मरीजों में सिम्टोमेटिक मरीजों की संख्या पहले की 15 से 20% से बढ़कर 50% पार चली गई है। मुंबई शहर में फिलहाल 2,835 एक्टिव कोविड मरीज हैं।
इनमें 850 बिना लक्षण वाले एसिम्टोमेटिक मरीज हैं, तो 1529 सिम्टोमेटिक यानी कि 54% लक्षण वाले मरीज हैं। पहले 70 से 75% मरीज एसिम्टोमेटिक होते थे। गंभीर मरीजों की संख्या शहर में 455 है। एक तरफ मुंबई, महाराष्ट्र पाबंदियों से निकलकर रफ्तार पकड़ चुके हैं, तो दूसरी ओर डेल्टा प्लस के बढ़ते मामले और राज्य में मौजूद इसके 3 रूपों को देखते हुए पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था अलर्ट पर है। मुंबई से पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया।